नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, इस वक्त जो हमारे देश में हालात आप सब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की भारी कमी हमारे देश जो इस वक्त जूझ रहा है और लाखों लोग रोज़ अपने प्राण दे रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है लोगों को, हॉस्पिटल्स के अंदर मारा मारी हो रखी है, शमशान घाटों में लाशें जलाने के लिए टोकन तक लेने पड़ रहे हैं। इतनी बुरी हालत इस वक्त हमारे कंट्री की हो चुकी है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। रोज़ 4-5 हज़ार लोग बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर मारे जा रहे हैं। मीडिया जितना हमें दिखा रहा है, ये तो हमें पता ही है कि मीडिया कितने आंकड़े होते हैं और एक्चुअल में कितने दिखाता है। जो स्थायी आंकड़े हैं वहाँ के लोकल लोग बताते हैं, जो उससे हमें पता चलता है कि कितनी बुरी और कितनी गंभीर स्थिति हमारे देश में हो चुकी है। दोस्तों चलो, अब ये तो जो हो चुका ये तो कुदरत का एक इंसाफ है जो इंसान आज जूझ रहा है। कुदरत के साथ जो अन्याय इंसान ने किया, आज उसकी कीमत ये देश और ये दुनिया चुका रही है। और ये तो खैर होना ही था। इस दिन की बहुत दिनों से जो इस देश के संत हैं, जो इस देश के आध्यात्मिक लोग हैं, उन्हें इन दिनों की बहुत समय से इंतज़ार थी कि कब कुदरत अपना रूप दिखाएगी। क्योंकि जो इस देश के शुभ चिंतक हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो इस देश के अच्छे के बारे में सोचते हैं, जिनका दिन इस देश के अच्छे के लिए, इस दुनिया के अच्छाई के लिए शुरू होता है और वो केवल और केवल इस समाज की, इस संसार की खुशहाली के बारे में सोचते हैं, उनके हृदय में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी इतने वर्षों से कि जो इस दुनिया में, जो इस प्रकृति के साथ विज्ञान ने जो इतना बड़ा घोर अन्याय किया है, उसकी कीमत इनको भगवान कब देगा, उसका जो सिला इनको कब मिलना चाहिए था, कब ये अवेयर होंगे। पिछले 10 साल से मैं अपने एक छोटे से लेवल पे मैंने लोगों को अवेयर करने की बहुत कोशिश की कि इस तरीके से कि आप जानकारियों को आगे से आगे तक पहुंचाएं, ताकि अभी वक्त रहते हम लोग अवेयर हो जाएं। अगर वक्त रहते अगर हम लोग अवेयर नहीं होते किसी चीज़ के लिए, किसी बड़े ख़तरे के लिए, तो जो इंट्यूशंस हम लोगों को आती हैं, ये परमात्मा हमें पहले ही आगाह करता है। हर संदेश देने से पहले परमात्मा किसी न किसी माध्यम से, छोटी छोटी आपदाओं से और छोटे छोटे बाढ़ भूकंपों से हमें कब से आगाह कर रहा है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। पर इंसान अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है और किसी भी तरह से जो है वो परमात्मा को जीत लेना चाहता है और उसकी सृष्टि पर अपना राज कायम करना चाहता है, जो कि असंभव है। दोस्तों, आज इस दुनिया के अंदर आप जब देख रहे हैं कि लाखों लोग एक ऑक्सीजन की सांस के लिए तड़फ रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। आज स्वच्छ हवा के लिए आप लोग तरस गए हैं। आने वाले समय में अब ये मत सोचिए आपकी जो है समय बहुत दूर है। थोड़े दिनों की बात और है, आप पानी के लिए भी ऐसे तड़पेंगे। अभी तो हवा के लिए तड़प रहे हैं, पानी के लिए भी तड़पेंगे। फिर थोड़े दिन बाद आपको खाने के लिए एक दूसरे के गले काटने पड़ेंगे। खाना, पानी और हवा, ये 3 आपकी सबसे बड़ी ज़रूरतें रह जाएंगी। सोना, चांदी, बंगले, गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, मोबाइल्स, लग्जरी कार्स, ये सब का सब धरा रह जाने वाला है। आपको पता है आज आपको एयर कंडीशंस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पहले भी तो हम लोग बिना एसी के रहते थे, क्यों पड़ रही है इतनी ज़रूरत हमें? ये जो पोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, इससे बचाव करने के लिए आपको, अपने आप को ठंडा रखने के लिए आपको एयर कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो आप मर जाएंगे, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। और एयर कंडीशंस, जब लाखों करोड़ों एयर कंडीशंस एक शहर में लग जाते हैं, तो उससे जो पीछे से गर्म हवा निकलती है वो और कितनी मात्रा में जो है प्रदूषण मचाता है और जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण बना हुआ है। एयर कंडीशन से भी बहुत भयंकर जो है गर्मी इस दुनिया के अंदर फैलती है और इसके कारण हमें और ज़्यादा गर्मी से जूझना पड़ता है और हम ज़्यादा एयर कंडीशंस बढ़ाते हैं। तो ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज हमें खाना जो मिल रहा है, सब जो पेस्टिसाइड्स और जो तरह तरह के जो है केमिकल्स जो है खाद की जगह पर तरह तरह के जो है जहरीले पदार्थ मिला करके जो है खेतों में डाले जाते हैं, तब जाकर ज़्यादा पैदावार करने के लिए भूमि से हम जो हैं इस तरह के जो केमिकल्स का यूज़ अपनी खेती में करते हैं और उनसे
कैंसर जैसी घातक बीमारियां जो हैं आप लोगों को हो रही हैं। कोरोना तो एक अभी आई हुई छोटी सी बीमारी है जिससे कि आम आदमी 15 दिन में 10-12 दिन में जो है निकल जाता है, और जो बहुत जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है वो लोग केवल जो है इसमें मारे जा रहे हैं। परंतु उनके मारे जाने में भी आप देखिए उनकी तो जो कमज़ोर जो इम्यून सिस्टम वाले जो लोग हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है इस देश के अंदर, 140 करोड़ का देश, और जिसमें से करीबन आज 60% लोगों की इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छी साफ़ हवा नहीं मिल रही है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आप जो ऑक्सीजन, आप जो हवा इनहेल करते हैं उसमें आप ऑलरेडी अपने लंग्स को 30 से 40% तो बंद कर ही चुके हैं। आज सब आम लोगों की भी जो सांस है, जो सांस लेने की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 40% तक घट चुकी है। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल लोगों का पहले से ही कम है। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, ना मैं ही बहुत बड़ा कोई पढ़ा लिखा इंसान हूँ। जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को समझा है, जितना मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया है, हाँ मेरे अंदर एक यही चीज़ हमेशा से रही कि मैं जो भी दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं मैं उसके ऊपर अपनी बात ज़रूर रखता हूँ हमेशा, और लोगों को कुछ ना कुछ अवेयर करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ अपने छोटे से माध्यम से, कि जितने लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचा पाऊँ या लोग मेरी मदद करें, सच्चाई आगे तक जाए, ऊपर के लोगों तक ये बातें जाएँ। आज जो इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप बड़े से बड़े किन्हीं रिसर्चर से भी पूछेंगे तो वो एक ही प्रॉब्लम है, और वो है जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या ही इस सारे फसाद का कारण है। आज अगर हम सोचें कि हम कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन निकाल लें, या हम कोई बहुत बड़ी चमत्कारिक दवाई निकाल लें जो कि कैंसर को भी ठीक कर दे, या हर तरह की शुगर, बीपी या और 2 लाखों बीमारियां आती हैं इंसान के शरीर में, उन सब से निकलने के लिए अगर हम हर तरह की दवाइयां बनाते जा रहे हैं, हर तरह का इलाज आज मेडिकल साइंस जो है खोज रही है, परंतु समस्या की जड़ कहाँ पर है, बीमारी आ कहाँ से रही है, जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक हम चाहे कितना भी ज़ोर लगा ले दोस्तों, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। अब समझो कि मुझे जहाँ तक लगता है ये दुनिया अपने अंत की तरफ पूरी तरह से बढ़ चुकी है, और मैं ये समझता हूँ, मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि आने वाले, मैं ये पहले से सोचता था कि अभी बस 100-150 साल 200 साल लग जाएंगे इस अंत को आने में, परंतु ये लास्ट के जो 10 साल बीते हैं इनमें इतना ज़बरदस्त इजाफा हुआ है इन चीज़ों के अंदर कि मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि बस 15-20 साल की और बात है, और खाना पीने और पानी के लिए और रोटी के लिए ही एक दूसरे के गले काटने लोग लग जाएंगे। अब ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और इसका बड़ा सबसे कारण ये भी है कि हमारे देश के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है। आज अमेरिका है या और यूरोप के इतने बड़े बड़े देश हैं, इन लोगों ने अपनी जनसंख्या पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में जो है ये लोग कामयाब रहे हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जनसंख्या बेवजह बढ़ाना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। आज हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा फसाद हमारे देश में चला हुआ है, और हम लोगों को ये हिदायतें दी जा रही हैं कि अगर आप हिंदू अपना अस्तित्व बचाना चाहते हो तो आप 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करो मुसलमानों की तरह, नहीं तो आप जो है आपका धर्म ख़त्म हो जाएगा, आपकी अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। निश्चित ये बात सत्य है कि अगर हिंदुओं की आबादी अब और नहीं बढ़ेगी तो इस देश में जो है इस्लामिक राज्य आने से कोई रोक नहीं पाएगा, और आने वाला जो समय है वो और ज़्यादा बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। क्योंकि मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ दोस्तों, मैं सभी से प्यार करता हूँ, मैं इंसान से प्यार करता हूँ, और किसी भी इंसान को दुख देना मुझे बहुत दिल पर बहुत दुख होता है कि कोई जब किसी इंसान को धर्म के लिए और अपने भगवान को बड़ा या छोटा दिखाने के लिए जो है जान ले लेता है किसी की, बहुत दुख होता है। ये अनअवेयरनेस है कुछ लोगों के अंदर। सभी ऐसे बुरे लोग नहीं होते। जो लोग आतंकवाद के रास्ते पर चलाए गए हैं उनका ब्रेन वॉश किया गया है। समस्या क्या है, उनका ब्रेन वॉश कहाँ से किया जा रहा है, उनको किसने पढ़ाया है कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन हैं, अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो तुम्हें ये मार देंगे। और हिंदुओं को अब ये पढ़ाया जा रहा है कि अगर अब तुम नहीं मारोगे तो तुम्हें ये मार देंगे। अब ये सोचो ये कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है इस धरती के ऊपर। और 150 देश जहाँ पर इस्लामिक इस दुनिया के अंदर हैं, और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग आज डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो है
किसी भी और धर्म के अस्तित्व को नहीं बचने देंगे। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि धर्म को अभी बचाने की तो बात ही नहीं आती। सबसे पहले तो इंसानों को ही बचा लो, तो वो ही बहुत बड़ी बात है। धर्म तो बाद में देखेगा, धर्म तो बचेगा या नहीं बचेगा ये सब बात की बातें हैं। क्योंकि कोई भी रिलीजन है, जब वो कोई गलत धारणा को फॉलो कर लेता है तो वो अपने विनाश का कारण स्वयं बनता है। आज हमारे सनातन धर्म की ये हालत क्यों है? रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हम लोग, हमारे जो ऋषि मुनियों ने स्टडी सिस्टम बनाया था, एजुकेशन सिस्टम जो बनाया था, वो एक गुरुकुल की रीति हमारे देश में चला करती थी। गुरुकुलों में हर तरह की पढ़ाई और शस्त्र विद्या ये पहले कराई जाती थी। शस्त्र विद्या बच्चों को शुरू से सिखाई जाती थी। आत्मरक्षा और समाज की रक्षा के लिए जो क्षत्रिय लोग होते थे उनको उनके कर्तव्य की शपथ दिलवाई जाती थी कि तुमने जो है सदा मरने के लिए तैयार रहना है। और वो जो चीज़ें हैं हमारे धर्म ने खो दी है। इसलिए आज हम अपने ही धर्म को बचाने के लिए आज भीख मांगते फिर रहे हैं। और आने वाला समय इतना खतरनाक आने वाला है जिसका आप अभी अनुमान नहीं लगा सकते। ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है ये कि ये होना है। 12-13 साल की लड़की ने नानी बनना है। मेरे दादाजी बताते थे, मेरी दादी ये बात बताती थी मुझे कि उन्होंने बड़ों से, अपने पूर्वजों से ये चीज़ें सुनी हुई हैं। ये लाखों सालों से लोग उनको बोलते आ रहे हैं कि 13 साल की बच्ची जो है इस दुनिया में नानी बनेगी, माँ नहीं नानी। ये कलयुग जब घोर अपने अंत पे आएगा तो इस तरह के जो है कार्य होंगे इस दुनिया में। और आज जो 3 साल के 2 साल के बच्चियों के रेप हो रहे हैं, तो ये और क्या देखना बाकी है? यही तो है, यही सब सामने आ चुका है। अंत की तरफ सृष्टि बढ़ चुकी है। अब केवल अगर इस संसार के जितने भी लोग हैं, 800 अरब की जो आबादी इस वक्त इस दुनिया के अंदर है, अगर ये जो आबादी जितनी भी आज इस दुनिया में है, अगर अपनी मूलभूत चीज़ों को नहीं समझेगी अभी भी, तो बहुत भयंकर स्थिति आज इस देश की और दुनिया की हो जाएगी। और यानी आज तो भी हवा पानी के लिए तरस रहे हो, आने वाले समय में खाने को रोटी नहीं मिलेगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा। सोचो उस वक्त क्या हाल करोगे। आज आप जाओ महाराष्ट्र के कितने गांवों के अंदर, राजस्थान में कितने ऐसे गांव हैं जहां 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है पीने का पानी भरने के लिए। जिस शहर से मैं आता हूं, पानीपत से, इस शहर की आपको मैं बात बताता हूं। यहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर जो है डाई हाउस हैं। सब तरफ जो कपड़े को डाई करने के और प्रिंटिंग करने की जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं हमारे शहर में। पूरा वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हमारे पानीपत के अंदर ही आती है। अब यहाँ पर जो डाई किया हुआ जो केमिकल वाला पानी जो छोड़ा जाता है उस ज़मीनों में, वो पानी जो है सारा जहरीला पानी जो है वो ज़मीन में जाता है। और उसके कारण यहाँ पे हमारे, अगर हम ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे तो इतना ख़तरनाक और जहरीला पानी आता है, अगर आप उसको आरओ से भी साफ़ करेंगे तो भी वो साफ़ नहीं हो पाता। और 1 महीने के अंदर आपका आरओ भी ख़राब हो जाता है। इतना जो है डस्ट, इतने उसके अंदर जो केमिकल्स जो होते हैं वो आपके आरओ में फंस जाते हैं। ये प्रमाण है। जो आरओ पहले 6 महीने में जिसके फ़िल्टर चेंज किए जाते थे, आज 20 दिन में 25 दिन में उसका फ़िल्टर चेंज करना पड़ने की नौबत आ चुकी है। क्यों आ रही है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने सोचा कि आरओ का पानी बंद करता हूँ और ज़मीन का पानी पीना शुरू करता हूँ, क्योंकि आरओ के पानी में मिनरल्स बिल्कुल नहीं होते। तो मैंने डायरेक्ट ट्यूबवेल से थोड़ा सा पानी पीने के लिए एक मयूर जग में भरवाया और मेरे होश उड़ गए उस पानी को देखकर। इतना जहरीला पानी और इतना गंदा उसका टेस्ट था, जो कि मैंने तो पिछले 15 साल से हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, तो मैं तो शुरू से आरओ का ही पानी पी रहा हूँ। और मैंने काफ़ी लोगों से सुना, डॉक्टर्स ने भी बताया कि मिनरल्स जिस पानी में नहीं होंगे तो आपका वेट बॉडी का आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं हो पाएगा और आपको बीमारियां लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए मिनरल वाला पानी हमें पीना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें अब मिल नहीं रहा। और अभी तो हम हवा के लिए मर रहे हैं। आज दिल्ली में देखो, न्यूज़ अभी देखी मैंने आज ही, मैं कहा देखे सही आज क्या होने वाला है। आज बंगाल के इलेक्शन एग्ज़िट पोल के लिए मैंने खोला तो हर जगह पे केवल कोरोना ही कोरोना दिखाया जा रहा था। मैं आज सोच रहा था कि सभी जगह बंगाल इलेक्शन का एग्ज़िट पोल दिखाया जाएगा, परंतु आज मैं सच में थोड़ा मीडिया से पहली बार थोड़ा सा खुश लगा कि कम से कम वो आज के दिन भी जो है देश को कोरोना से बचाव करने के लिए ही जो है अपनी सभी न्यूज़ में बता रहे हैं कि अभी भी अपने आप को जो है कंट्रोल कर लें। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो गहरी समस्या है वो जनसंख्या ही है। आज जितने आबादी बढ़ती जा रही है उनके लिए रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम हैं
और इस वजह से जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब लोगों को काम नहीं मिलता, इतनी नौकरियां नहीं मिलती, तो फिर जो है समाज में एक असुरक्षा का भाव फैलता है। तो फिर जो वो लोग होते हैं वो एक दूसरे से छीनना शुरू करते हैं। जब आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप भूखे मरोगे। अगर आपके बच्चे घर में भूखे हैं तो आप ज़रूर किसी न किसी से छीनने की कोशिश करोगे। आज आप देखते हो ना, चेन स्नैचिंग्स की घटना गली गली में होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि पढ़े लिखे BA MBA जो लोग हैं, अगर उनको रोज़गार नहीं मिलेगी इस देश के अंदर, तो फिर वो क्या करेंगे? वो लोग वो किस तरीके से, वो भी तो उनके अंदर भी तो भावना है ना कि उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी अपने घर में एयर कंडीशन चाहिए, उनको भी अपने पास एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, उनको भी अच्छी सी बाइक चाहिए, अच्छा सा मोबाइल चाहिए, उनको भी अच्छा सा एक सुंदर सा घर चाहिए। वो केवल दाल और रोटी में और पानी में अपने आप को गुजारा करने वाले हैं क्या? आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप जैसा समाज निर्मित कर रहे हैं और इस तरीके से जो गवर्नमेंट है, बिल्कुल मैं समझता हूँ अनपढ़ लोगों को जो है इस देश की पूरी सत्ता सौंप दी जाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी है। मैंने अपने 35 साल की उम्र के अंदर मैंने नहीं देखा कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट हमारे देश को मिली हो जो सच में लोगों के लिए काम कर रही हो। दिल्ली में केजरीवाल जी आए, बहुत उम्मीद थी जब उन्होंने प्रचार करना शुरू किया था, मैं उनको काफ़ी सुनता था। और जब उन्होंने ये फ्री बिजली और पानी दे करके सत्ता हासिल की तो मुझे लगा अब इस देश को बर्बाद होने से जो है कोई भी नहीं बचा सकता। लोगों ने सिर्फ फ्री बिजली और इलाज के लिए जो है वोट दे दिया। लोगों ने ये नहीं सोचा अब कहाँ गया वो फ्री इलाज, अब क्यों नहीं किया जा रहा उनको। जब आपके पास सोर्सेज ही नहीं होंगे तो आप इलाज कहाँ से करोगे? आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, आपके पास अच्छी रोड्स नहीं होंगी, आपके पास कोई मैप नहीं होगा, कोई नेविगेशन नहीं होगा, किस तरीके से आप जो है दुनिया का विकास करेंगे? केवल आप सिर्फ झूठी राजनीति दिखाते हैं लोगों को। मैं किसी एक व्यक्ति से मेरी कोई पर्सनल निजी दुश्मनी नहीं है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है। मैं कह रहा हूँ सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबके सब इस वक्त एक जैसा कार्य करने में लगे हैं। कोई तो हो जो पब्लिक की सोचे, जो इस दुनिया की सोचे। आज पूरी दुनिया के जो PM हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन सभी को एक बेंच पर बैठने की आवश्यकता है इस संकट से निकलने के लिए। और आबादी को पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। आज इंडिया की 130 करोड़ या 40 करोड़ की आबादी है, इसे 30 या 35 करोड़ तक लाना पड़ेगा। और उसको आने में भी 20 साल लगेंगे कि अगर जो है सिर्फ पढ़े लिखे और जिनके पास कुछ रोज़गार का साधन हो, जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, केवल उन्हें ही बच्चे पैदा करने का अधिकार होना चाहिए। ये एक बच्चे का या 2 बच्चे का कानून भी जो है वो पूरी तरह से गलत है। बच्चों को जन्म देने का अधिकार केवल उन माता पिता को होना चाहिए जो केवल और केवल अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे सकें। अगर वो अपने बच्चों को सिर्फ यही छोटे छोटे काम करवा करके, उनको किसी फैक्ट्री में मजदूर बना करके या किसी चाय की दुकान पर खड़ा करके सोचते हैं कि केवल रोटी खा लेंगे। 20 करोड़ लोग जो हैं इस देश में भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। आपको कभी अनुमान है इस चीज़ का? 20 करोड़ से अधिक लोग सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड्स पर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर, ना जाने क्या क्या फूल पत्ती, छोटे छोटे बच्चे जो हैं बेचारे गुलदस्ता बेच करके, कोई खिलौना बेच रहा है, कोई रुमाल बेच रहा है, तो कोई मास्क बेच रहा है। मैं कभी गाड़ी में दिल्ली जाता हूं तो मैं देखता हूं रास्ते में 10-10, 12-12 साल के बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पे आके कार के शीशे खड़काने लग जाते हैं। रोना निकल जाता है, आंसू छूट जाते हैं उस वक्त ऐसी दशा देख करके। सोचो इस देश की क्या स्थिति हो रही है दोस्तों। और अगर हम अभी भी नहीं जगे और यही हालात हमने रखने हैं तो तैयार हो जाओ मरने के लिए। देश धर्म को तो क्या बचाओगे, अपने जान बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। आज जो आप सोच रहे हैं, अभी आपको कहीं ना कहीं से व्हाट्सएप पे या इधर उधर से कुछ ना कुछ आपको इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं कि ये जो कोरोना है ये सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया है। आप ये बात जानते हैं ना, और कोई इस पर खुल के नहीं बोलता। चाहे ये कहीं से वायरस लाया गया या आया, दुनिया को ये ज़रूरत थी। जिस इंसान ने भी इसका निर्माण किया होगा, मैं समझता हूँ परमात्मा ने ही उसकी बुद्धि घुमाई कि तू कुछ ऐसी चीज़ बना जिससे ये समस्या जड़ से ख़त्म हो। क्योंकि परमात्मा भी तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसके नेचर को जो है नुकसान ना पहुँचे। जब उसका नेचर तबाह होना शुरू होता है, ये पूरी प्रकृति एक ऑटोमेटिक मोड पर चलती है। अपने आप
अपने आप कोई बाढ़ आ जाएगी, अपने आप भूकंप आ जाएगा। जब आपको खाना अपने आप मिलता है, पानी अपने आप मिलता है, हवा अपने आप मिलती है, हर चीज़, फूल अपने समय पर उगते हैं, पत्ते अपने समय पर उगते हैं, तो डिस्ट्रॉय भी महादेव स्वयं करते हैं। विनाश करना भी ब्रह्मा विष्णु महेश, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, ब्रह्मा जो हैं वो क्रिएट करते हैं। परमात्मा की 3 शक्तियाँ हैं, 3 शक्तियों से परमात्मा कार्य कर रहा। ब्रह्मा जो कि उत्पत्ति कर रहे हैं, विष्णु जो पालन कर रहे हैं पूरे संसार का, और महादेव विनाश करते हैं। तो विनाश भी होना अगर नहीं होगा तो सारा कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा और लाखों, आप इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि डायनासोर इस दुनिया से ख़त्म हो गए ना, आज डायनासोर नहीं रहे, ख़त्म हो गए, और इसी तरह से इंसान भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव हैं वो तो ऑलरेडी, तुम्हारा जितना भी तुम कचरा समुद्र में डाल रहे हो, आज उनके भी अस्तित्व पर खतरा आ चुका है। तुम जो केमिकल वाला पानी उस समुद्र में सब डालते जा रहे हो, लाखों करोड़ों मछलियाँ भी उससे मर रही हैं। तुम्हारे रहने, तुम्हारे अस्तित्व के कारण आज समुद्र में भी सुनामी आती है। क्यों आती है? कभी पहले सुना था कि समुद्रों में सुनामी आती थी, ये अभी क्यों आने लगी हैं? क्योंकि समुद्र भी एक देवता है। समुद्र को भी करोड़ों अरब, तुम धरती पे तो 20% होगा ना धरती, और 80% जल है, तो परमात्मा ने तो उनकी भी रक्षा करनी है। तो समुद्र भी जो है ना, अपने अंदर आप जितना उसमें एक्स्ट्रा डालोगे वो उठा करके एक ही बार में सब कुछ बाहर फेंकेगा और आप सबकी मौत का कारण बनेगा। नेचर आपको कभी भी जीने नहीं देगा अगर आप नेचर की रक्षा नहीं करेंगे। आप आज बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं, क्यों बनाने पड़ रहे हैं इतने बड़े बड़े हाईवे? क्योंकि ट्रैफिक समस्या बढ़ गई है, आबादी इतनी बढ़ गई है। एक अकेला व्यक्ति एक कार लेकर के जाता है, 100 किलोमीटर का उसको सफ़र करना है, वो बस में ट्रैवल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बस में गर्मी लगती है, उसको बस में भीड़ भड़ाके में उसको तकलीफ़ होती है। अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है हमारी कंट्री में। लास्ट ईयर मैं थाईलैंड गया था, वहाँ पर बैंकॉक एयरपोर्ट से हम पटाया तक गए थे। वहाँ 2 घंटे का रास्ता था, जिसमें 300 किलोमीटर का एरिया बस ने मात्र 1.5 घंटे में तय किया। लग्जरी, पूरी फुली एयर कंडीशन वो बस थी और उसके अंदर टॉयलेट तक बना हुआ था बस के अंदर। इतना लग्जरी टॉयलेट, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, और हम लोग, हमें ज़रूरत ही नहीं टैक्सी करने की, हमने बस की और हम आराम से गए और आराम से वापस आए एयरपोर्ट तक। इतना अच्छा साफ़ सुथरा वहाँ पर सिस्टम है। हर छोटे छोटे कंट्रीज़ के अंदर, श्रीलंका में हम गए, भारत से कितना छोटा है श्रीलंका। मैं मलेशिया गया हूँ, मलेशिया कितना छोटा सा देश है। अब वहाँ का जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखें, उन लोगों ने कितनी बढ़िया तरीके से अपनी सब चीज़ों को व्यवस्थित किया है। और मैं किसी बहुत बड़े देशों में तो गया नहीं हूँ, पर सुना है कि भारत से कई लाख गुना जो है उनकी व्यवस्था है। आज अमेरिका में क्यों नहीं आया दोबारा से कोरोना? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को समझते हुए, वक्त रहते हुए, उन लोगों ने इस चीज़ को समझते हुए, वक्त रहते हुए जो है सारा कार्य किया, और आज उन्होंने अपने आप को इससे पूरी तरह से बचा भी लिया। काफ़ी हद तक जो है अमेरिका रिकवर कर चुका है, पर भारत ही फंसा पड़ा है। भारत में फिर से भयंकर लहर आ गई। रोज़ आपको बोला जा रहा है कि रोड पर बिना वजह ना निकलें, पर आप लोग जो हैं पूरी की पूरी ज़बरदस्त भीड़ लेकर के सड़कों पर उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास खाना नहीं है, रोज़गार नहीं है। आपके 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, उनको भोजन कहाँ से दोगे? ये सारी प्रॉब्लम जो है जनसंख्या है। जनसंख्या को अगर कम नहीं किया गया तो ये नेचर आने वाले समय में पूरी तरह डिस्ट्रॉय समझो, और कोई भी इस दुनिया में बचेगा नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन ऊपर से बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई, अभी आप सुन रहे हैं कि ग्लेशियर दबादब टूट रहे हैं, जो लाखों सालों से बर्फ़ नहीं पिघली थी, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं पिघल कर नीचे गिर रहे हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि बारिश भी आप संभाल नहीं पाएंगे। अभी आप देखते हैं ना उत्तराखंड के अंदर कैसे हर साल तबाही होती है। केदारनाथ कांड आप लोग देख चुके हैं। ये छोटी छोटी चेतावनियां हैं, ये अभी शुरुआत हुई है नेचर के डिस्ट्रक्शन की। और अगर अभी इसको नहीं संभाला गया, ये प्रदूषण ना कम किया गया और ये आबादी ना कम की गई इस धरती की, तो आप लोग समझ जाएं कि विनाश 10-15 साल 20 साल से ज़्यादा और दूर नहीं है। ठीक है? तो ये मैसेज मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम से कम इस बात को समझें। और आज मैं एक छोटा सा मैसेज अपने मुसलमान भाइयों को भी देना चाहता हूँ इस अपने वीडियो के माध्यम से, कि दोस्तों आप एक बात को समझें। आपको
एक बहुत गलत धारणा आपके मन में कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आपके मन में बिठाई गई है कि हिंदुओं से आपको खतरा है। आपको किसी हिंदू से खतरा नहीं है, ना हिंदू को किसी मुसलमान से खतरा है, ना मुसलमान को किसी हिंदू से खतरा है। आपको चीख चीख कर सब लोग समझाते हैं कि ये पॉलिटिक्स ही है जो आप दोनों को लड़ा करके अपनी रोटियां सेकती है। केवल आपकी मानसिकता को यूज़ किया जाता है, आपको डरा धमका करके कि आप अपनी आबादी बढ़ाएं, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। आज हिंदुओं को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, यही पाठ हिंदुओं को पढ़ाना शुरू कर दिया। आप सोचो, ऐसे ऐसे रिलीजन है जिनकी आबादी 1% है दुनिया में, वो लोग उनको बेचिंत हैं, क्योंकि वो लोग अभी राजनीतिक पार्टियों का शिकार नहीं बने, क्योंकि उनकी आबादी है 2%, 3%, 4%। किसी भी राजनीतिक पार्टी को उनसे लेना देना कुछ नहीं है। जिस दिन उनकी आबादी भी 10-15% हो जाएगी तो फिर वो उनके लिए भी आवाज़ उठाना शुरू करेंगे। तो यही सब इस दुनिया में चलता आ रहा है। सिर्फ इलेक्शन जीतना और राज करना, यही इन पार्टियों का मकसद है। मैं कहता हूँ आप लोग वोट देना ही छोड़ दें, सभी के सभी वोट देना छोड़ दें। देखें इन नेताओं को भीख मांगने आना पड़े आपके घर वोट के लिए, नाक रगड़ें आपकी चौखट पे आकर के हमें वोट दो। आप पूरी दुनिया एक साथ वोट करना छोड़ दें, फिर देखें आप इस दुनिया में क्या होता है। एक इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी 0% वोटिंग हो। इनको एक सबक मिलना चाहिए कि आप लोग कितने त्रस्त हो इन लोगों की राजनीति से। लाखों करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे गरीब मर रहे हैं, बेचारों के पास एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, लोगों को भूख से मर रहे हैं बच्चे। कल मैंने एक वीडियो देखा फेसबुक पर, एक लड़की रो रही थी हॉस्पिटल के बाद, सिर्फ 2 रोटी थी उसके पास और 3 उसके बच्चे थे। वो कह रही थी ये 2 रोटी मैं अपने 3 बच्चों को कैसे खिलाऊं। एक माँ, सोचो उसका दर्द। और नेताओं को लगी अभी भी अपनी भाषणबाजी करना और ये सब करना में लगे हुए हैं सब के सब। दोस्तों कुछ ना कुछ आप सबको संगठित होकर के ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए उठाएं, सब एक मैसेज दें इन सभी नेताओं को। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। नमः शिवाय।